हेलो एवरीवन। हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे। उसमें हम लोगों का अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसको आप एक बार कॉपी कर लो। कॉपी में लिखना मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और आप पॉइंट नंबर 1 से लेकर ये 4 तक ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो। ये टेबल अभी कॉपी नहीं करना है, पहले आप मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कॉपी कर लो, फिर हम आपको बताएंगे टेबल आपको कब कॉपी करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको कॉपी करो, हम आपको 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी। चलो बच्चों, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया है। तो हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक रह गया है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो उसमें सबसे पहला क्या है, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तीसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, लाइन डायग्राम, लाइन चार्ट, हिस्टोरियाग्राम, तीनों एक ही बात है। बार डायग्राम, बार चार्ट एक ही बात है। पाई चार्ट ये आप लोगों का फेवरेट हुआ करता था। ये जो पाई चार्ट है, ये मुझे उम्मीद है हमारा तो ये फेवरेट हुआ करता था, आप लोगों को अभी ये पाई चार्ट फेवरेट होता था, जिसको हम लोग कंपास के थ्रू ड्रॉ करते थे और फिर प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग प्लॉट करते थे। तो आई होप कि आप लोगों को याद आ रहा है कि पाई चार्ट कैसा था। और ये हम लोगों का वन ऑफ द फेवरेट, क्या बोलो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता था इन मैथ्स। ठीक है, तो वही आप लोगों के पास ये दोबारा आ गया है, आप लोगों के सामने ये दोबारा आ गया है पाई चार्ट। चौथा है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हम लोगों को भी 4 पॉइंट पढ़ना है। 1 इज हिस्टोग्राम। देखो यहाँ हिस्टोरियाग्राम है और यहाँ हिस्टोग्राम है, बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। तो देख लेंगे कैसे डिफरेंट है। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तीसरा इज ओगिव कर्व, जो कि लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव बनाना सीखना है। फोर्थ वन इज लाइन ग्राफ, जिसमें सिंगल लाइन ग्राफ और 2 लाइन ग्राफ, यानी 2 लाइन ग्राफ को हम लोग बैलेंस लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। ये सब हम लोग को ड्रॉ करना सीखना है। तो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन का। बच्चों, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग डाटा को रनिंग पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं, देयर आर 500 स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स एग्जाम। ठीक है, आउट ऑफ देम मैक्सिमम स्टूडेंट हैड स्कोर्ड बिटवीन 60 to 90। ओवरऑल स्टूडेंट हैड स्कोर्ड बिटवीन 40 to 90। द ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी नाइस। आप देख रहे हो डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, रनिंग पैराग्राफ में लिख रहे हैं। हमने क्या क्या लिखा कि भाई स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में 500 बच्चों ने अपीयर किया, मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो स्कोर है वो 60 to 90 के बीच में है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20 से 90 के बीच में स्टूडेंटों का मार्क्स आया है और ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। तो इसी को क्या बोला जाता है, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। अब देखा जाए तो ये जो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन है, अगर हम इस तरीके से रनिंग पैराग्राफ में सारे के सारे इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, तो क्या कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर पा रहे हो? हमको तो नहीं लगता है कि हम लोग शायद ही कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर वो पूरा पैराग्राफ वाइज सब कुछ लिखा हुआ रहेगा तो वी विल अनेबल टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसलिए ये जो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन होता है, ये एक बेकार प्रेजेंटेशन होता है। जनरली नो वन एक्सेप्ट इट, नो वन फॉलो इट। ठीक है, जनरली लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। जो प्रेजेंटेशन, अगर मान लो सपोज हमको इन फ्यूचर कोई 2 डाटा के बीच में कंपैरिजन करना है, तो रनिंग पैराग्राफ के बीच में आप कैसे कंपेयर करोगे?
तो इट इज नॉट लाइक कि हम आप उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर पाओगे, कुछ कंक्लूजन निकाल पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है ये बेकार इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंड बात अगर हम लोग करें टेबलर प्रेजेंटेशन का, टेबलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चों, हम लोग डाटा को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, टेबलर प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो टेबल हमने ड्रॉ करके रखा है ये आप लोगों के लिए कर रखा है सो दैट कि हम आपको समझा सके कि टेबलर प्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो आप कॉपी में कैप्शन दो टेबलर प्रेजेंटेशन और ये वाला टेबल आप कॉपी करो, ठीक है। फिर हम आपको सारी बात को एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। नोट्स रेफर करिएगा, नोट्स का थर्ड पेज आइएगा। देखिए थर्ड पेज ऑफ द नोट्स में हमने ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को लिख के दिया है कि 4 मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, टेक्सटुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक, ग्राफिक। उसको और अच्छे से हमने आपको कॉपी में लिखवा दिया, ठीक है। टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन में हमने जो आपको बात बोला वो वहां पर 4 लाइन के पैराग्राफ में लिख के दिया हुआ है, आप उसको रीड कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टेबुलर प्रेजेंटेशन का, तो देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या लिखता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज वेरी यूजफुल। नो डाउट कि अगर डाटा अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन में है तो ये बहुत यूजफुल होता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ स्टैटिस्टिकल टेबल। जब हम एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं जिसमें हमको एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो वैसी टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो उसमें आपको 7 पॉइंट्स दिया हुआ है कि आपके टेबुलर प्रेजेंटेशन में जनरली 7 पार्ट्स होना चाहिए। तो नंबर 1 पार्ट क्या है, टेबल नंबर, कह रहा है टेबल नंबर होना चाहिए। तो देखो हमने यहां पर लिख रखा है टेबल नंबर 16। तो ये आपका पहला रिक्वायरमेंट है कि आप जो टेबुलर प्रेजेंटेशन दोगे उसमें सबसे पहला क्या रखोगे, टेबल नंबर रखोगे। देखो ये जरूरी क्यों है, सपोज करो आप मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप एक हाईली ऑफिसर रैंक के बंदे हो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन दे रहे हो मैनेजमेंट को। अब मान लीजिए आपका जो प्रेजेंटेशन है इट कंटेन्स मोर टेबल्स, इट कंटेन्स मोर टेबुलर प्रेजेंटेशन। सपोज आपका 25-30 टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो फिर क्या है ना कि जब आप मैनेजमेंट को समझाओगे, ठीक है, आपके सामने मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं और आप खड़े होकर उनको अपना प्रेजेंटेशन जब दोगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपको अगर आप टेबल नंबर कोट नहीं करोगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा कि भाई आप जाइए इस टेबल को जाकर देखिए कि भाई जैसे मान लो यहां पर हमने आपको दिया है फार्मा कंपनी के सेल के बारे में, तो मान लीजिए आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि फार्मा कंपनी का सेल वाले टेबल में जाइए। तो ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग टेबल नंबर बोलेंगे तो नो वन गेट्स कंफ्यूज्ड, ठीक है, नो वन गेट्स कंफ्यूज, और वो लोग इमीडिएटली टाइम भी बचत होगा, तुरंत उस टेबल पे पहुंच जाएंगे जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करने वाले हो, ठीक है। तो ये टाइम भी बचाता है, कंफ्यूजन को भी क्रिएट करने से बचाता है। कंफ्यूजन इससे क्रिएट नहीं होता है कि आप जो एक्सप्लेनेशन देने वाले हो वो कौन से टेबल से देने वाले हो। तो इट इज गुड कि आपको क्या देना चाहिए, टेबल नंबर देना चाहिए। सेकेंड नंबर में देखो लिखा हुआ है हेडिंग। देखो ये है हेडिंग, ये वाला अगर हम लोग बात करें रीजन वाइज सेल ऑफ फार्मा कंपनी, ये कहलाता है हेडिंग। इसको हम लोग टाइटल भी बोलते हैं, इसको हम लोग टाइटल भी बोलते हैं कि भाई किस चीज का आप टेबल बनाकर आए हो, आप बताइए तो सही। तीसरा है हेड नोट। देखो ये हेड नोट है। अब जैसे आप जो डाटा है वो सारे का सारा थाउजेंड्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, देख रहे हो फिगर के बाद
कॉमा 3 जीरो है, इसका मतलब अंदर में जो न्यूमेरिकल डाटा है वो थाउजेंड्स पे है, ठीक है, वो थाउजेंड्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हेड नोट है। अगर मान लीजिए आप सपोज डिस्टेंस के बारे में लिखते, यहां पर लिख देते किलोमीटर, तो इसका मतलब ये होता कि नीचे में जो डाटा दिया हुआ वो किलोमीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। या फिर मान लो आप यहां लिख देते डॉलर, तो ये जो डाटा दिया हुआ वो डॉलर के टर्म्स में दिया हुआ है। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डाटा है न्यूमेरिकल डाटा ये किस टर्म्स में है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हेड नोट। तो ये हेड नोट होता है। चौथे नंबर में देखो लिखा हुआ है कैप्शंस एंड स्टब्स। बच्चों ये जो नाम है ना, ये जो रॉ हेडिंग है ये वाला, ये कहलाता है कैप्शन एंड स्टब्स। सॉरी, ये कहलाता है कैप्शन, इसको कहते हैं कैप्शंस। और ये जो है कॉलम, ये कहलाता है स्टब्स। तो कैप्शंस क्या होता है, ये जो आप लोगों का हेडिंग है, और ये जो कॉलम्स है, ठीक है, ये जो मेरा रॉ कॉलम है, ये जो मेरा रॉ हेडिंग है, रॉ RAW, ठीक है, ये जो मेरा रॉ हेडिंग है, ये मेरा जो रॉ कॉलम है, ये रॉ हेडिंग को कैप्शंस बोला जाता है और इसको स्टब्स बोला जाता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल। ये जो इनर कंटेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है बॉडी ऑफ द टेबल। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा जान कहां है, इसी बॉडी पे जान है, क्योंकि मेन चीज जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो तो इसी के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं। फिर है फुटनोट। फुटनोट में क्या होता है बच्चों, जैसे ये टेबल के नीचे यहां पर हम लोग फुटनोट में डाल देते हैं। फुटनोट में क्या डाल देते हैं कि सपोज दिस डाटा बिलोंग्स टू द मंथ ऑफ अगस्त, दिस डाटा बिलोंग्स टू द मंथ ऑफ नवंबर, या फिर दिस डाटा बिलोंग्स टू द फाइनेंशियल ईयर 1920, दिस डाटा बिलोंग्स टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये फुटनोट डाल देते हैं कि भाई ये जो डाटा है ये किस ईयर का है, ठीक है, ये क्या चीज का है कि नहीं। और फिर देखो 7th में लिखा हुआ है सोर्सेस। सोर्सेस की आप डाटा कहां से लाए हो, इसका ओरिजिनेशन कौन सा है, ठीक है, या प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है, ये डाटा आप कहां से उठा के लाए हो, उसका सोर्स बता देते हो कि भाई हम इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। खुद से तो अपने मन से कुछ भी नहीं ना लिख सकते, हमको तो बताना पड़ेगा ना ये टेबलर प्रेजेंटेशन कहां से आ रहा है। तो हमने क्या किया, सोर्सेस बता दिया कि भाई हमें ये डाटा फलने जगह से मिला। तो दिस इज टेबलर प्रेजेंटेशन। तो टेबलर प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो कि 7 चीज आपको बोला गया है, ठीक है, कि 7 हिस्सा इसका होता है, इसमें 7 पार्ट्स होता है। नंबर 1 टेबल नंबर, नंबर 2 हेडिंग्स या टाइटल, नंबर 3 हेड नोट, नंबर 4 में कैप्शन एंड स्टब्स आता है ना, नंबर 5 में बॉडी टेबल आता है, नंबर 6 में फुटनोट आता है, और नंबर 7 में सोर्सेज आता है। तो दिस इज व्हाट टेबलर प्रेजेंटेशन। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन तो रनिंग पैराग्राफ वाला प्रेजेंटेशन हो गया, और टेबलर प्रेजेंटेशन ये रहा, ठीक है। हम ये सब इसलिए ड्रॉ कर लेते हैं ना बच्चों कि आपका समय बचे, ठीक है। हम बोर्ड पे लिखेंगे तो थोड़ा समय बर्बाद होगा, इसीलिए हम पहले से लिख देते हैं कि सो डैट कि केवल कॉपी करने का वक्त लगेगा, मेरे लिखने का जो समय होता है वो हम लोग का सेव हो जाएगा। तो हम लोग ने टेक्सुअल प्रेजेंटेशन और टेबलर प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लिया, ठीक है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप डाटा को पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो, ठीक है, रिटन रनिंग फॉर्म में। आप रनिंग फॉर्म में आप उसके बारे में जो अभी आपके पास कलेक्शन है वो सारे का सारा चीज आप लिखे जा रहे हो, ठीक है, पर उससे हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। और अगर मान लो किसी दो चीज के बीच में कंपैरिजन करना हो तो वो हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो अब अगर हम रनिंग पैराग्राफ में स्टैटिस्टिक्स के बारे में लिखे, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स में बच्चों का परफॉर्मेंस ये है, मान लो हम किसी तरीके से भी ये कंक्लूजन पे उतर भी गए कि चलो स्टैटिस्टिक्स में इतने बच्चे एवरेज हैं, इतने बच्चे क्या बोलते हैं बिलो एवरेज है, या इतने बच्चे सुपीरियर है। अब फिर उसी तरीके से रनिंग पैराग्राफ से मान लो हम मैथ्स का परफॉर्मेंस लिखेंगे, उसी तरीके से स्टैट्स का परफॉर्मेंस लिखेंगे, उसी तरीके से अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसी तरीके से बीएसटी का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। फिर सारे पेपर्स को अगर आपस में कंपेयर करना होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। यू विल क्विट, आप क्विट कर दोगे, यार ऐसे कंपेरिजन नहीं होता है, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ये हम लोग का नंबर 1 प्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअली होगा क्या, जब हम लोग स्टैट्स का जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो डाटा दिया हुआ रहेगा वो क्या टेक्सुअल प्रेजेंटेशन तो दिया हुआ रहेगा, हमको लिख के बता देगा। अब हम उसको ढंग से प्रेजेंट करेंगे और फिर उस पर एनालिसिस करके इंटरप्रेट करेंगे। दैट्स द थिंग वी आर गोइंग टू डू इन स्टैटिस्टिक्स, है कि नहीं। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में क्या आप रनिंग इंफॉर्मेशन में सब कुछ लिख के दे दिए हो, एंड दैट इज वेरी वियर्ड, क्योंकि उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में परेशानी होगा, नहीं कर पाओगे। और टेबलर प्रेजेंटेशन इज वेरी इजी, आप सब कुछ यहां पर बता दे रहे हो, ठीक है। आप इसको 7 हिस्से में एक्सप्लेन कर दे रहे हो, भाई आप टेबल नंबर बता दिए, हेडिंग और टाइटल बता दिए, हेड नोट बता दिए, क्या बोलते हैं कैप्शन एंड स्टब्स बता दिए, बॉडी ऑफ द टेबल बता दिए, फुटनोट बता दिए, सोर्स बता दिए। तो देयर आर 7 पार्ट्स इन टेबुलर प्रेजेंटेशन। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में कितने पार्ट्स होते हैं तो आप बोलोगे 7।
लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में कितने मेन पार्ट्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स कितने होते हैं तो आप बोलोगे 7, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि मेन पार्ट्स कितने होते हैं तब आप बोलोगे 4। ठीक है, एकदम मेन, कि जिसके बिना तो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। मतलब वो 4 चीज तो चाहिए ही चाहिए, बाकी सब चीज हम सह लेंगे, लेकिन हमको वो 4 चीज चाहिए ही चाहिए। वो 4 चीज क्या क्या है बच्चों, नोट्स में टिक लगा लो, नोट्स में वो 4 चीज टिक लगा लो। हेडिंग, ये हमको चाहिए ही चाहिए, दिस इज आवर हेडिंग, ये पॉइंट नंबर 2 को टिक लगा लो नोट्स में, है ना, कि हेडिंग तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये कैप्शन, स्टब्स, ठीक है, ये दो नंबर कैप्शन और तीसरा नंबर स्टब चाहिए चाहिए, और चौथा बॉडी ऑफ द टेबल। ठीक है, मिनिमम हमको ये 4 चीज तो चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी तो हम सह लेंगे। 7 में से बाकी 3 चीज नहीं रहेगा, ठीक है, आई विल मैनेज, पर वो बाकी 4 चीज तो हमको चाहिए चाहिए। एक तो हमको हेडिंग या टाइटल पता होना चाहिए कि भाई टेबल किस चीज का है, प्लस कैप्शन और स्टब होना चाहिए, ये हम लोग का रो और कॉलम है कि नहीं, ये हमारा जो हेडिंग है और ये जो कॉलम है, ये जो मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है, ये हमको चाहिए चाहिए। और चौथा नंबर बॉडी ऑफ द टेबल, इसके अंदर का कंटेंट। बाकी सबके बिना हम सह लेंगे, हम ये नहीं कह रहे काम चल जाएगा, पर हम कह रहे सह लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैनेज कर लेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए टेबुलर प्रेजेंटेशन में कितने पार्ट्स होते हैं तो आप बोलेंगे 7 पार्ट्स होते हैं, लेकिन 4 मेन पार्ट्स होता है, इसके बिना तो टेबुलर प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। आप ऐसे समझो कि ये 4 के बिना टेबुलर प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। तो 4 चीज तो हमको चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप किसको किसको टिक करोगे, हेडिंग, कैप्शन, स्टब्स एंड चौथा बॉडी ऑफ द टेबल। तो आपसे पूछा जाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन के कितने पार्ट्स होते हैं तो आप क्या बोलोगे 7, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने मेन पार्ट्स होंगे तो आप क्या बोलोगे 4। अब मान लो आपसे पूछा गया, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको दोनों आंसर देना चाहिए, तो आप एग्जाम में दोनों आंसर लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, 7 का नाम लिख दिए। अब नीचे में लिखोगे आउट ऑफ द अबव 4 आर मेन पार्ट्स। आप दोनों तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो। अगर आपसे ये थ्योरी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आप टेबुलर प्रेजेंटेशन को एक्सप्रेस करोगे, और एक्सप्रेस करोगे जो हमने आपको लिख के दिया है, ठीक है, हमने जो आपको नोट्स में लिख के दिया है, ये एज इट इज आपको कॉपी कर देना है आंसर में, और फिर नीचे में कंक्लूजन दे देना है कि आउट ऑफ द अबव 4 आर मेन पार्ट्स, और वो चारों का नाम लिख देना है, और हो गया, बात खत्म। और ये वाला टेबल भी ड्रॉ कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा कि भैया आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन भी कर दिया, उसके 4 मेन पार्ट्स को भी बता दिया, और एग्जाम्पल के तौर पे आपने टेबल भी ड्रॉ कर दिया। तो दैट विल बी द परफेक्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन इज वेरी इजी। आप अगर कलेक्टेड डाटा को रनिंग पैराग्राफ में लिखते हो तो दैट इज टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होता है, इससे हमको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। इसके 7 पार्ट्स होते हैं, 7 पार्ट्स के बारे में लिखना है, उसको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना है जो हमने आपको नोट्स में लिख के दिया है, और फिर उसके बाद ये लिखना है कि आउट ऑफ द अबव 4 आर मेन पार्ट्स, और फिर वो 4 मेन पार्ट्स का नाम लिख देना है, और नीचे में फिर आपको ये टेबल ड्रॉ कर देना है, ठीक है, एंड दिस इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। चलिए तीसरा बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। पर पता है बच्चों, देखो चौथे वाले का नाम क्या है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, और तीसरे वाले का नाम क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसका नाम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जरूर है, यहां हम लोग डायग्राम तो बनाएंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी देंगे। डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में केवल डायग्राम से नहीं बनता, कुछ कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी होता है। तो सर फिर इसका अलग से नाम है, ये अलग से यहां पर आप बोल रहे इंक्लूडेड होता है। देखो होता क्या है कि कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन विदाउट ग्राफ पेपर ड्रॉ नहीं हो सकता, और कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऐसा होता है जो विदाउट ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। यू विल बी नीडिंग ग्राफ पेपर, ठीक है। कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिसमें अगर आपके जिसके लिए अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन कुछ एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिसके लिए आपको ग्राफिक पेपर चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वी नीड मोर एक्यूरेसी। तो वैसे चीज किसमें कवर्ड होती है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आएगा ही, अपने डायग्राम तो बनाएंगे, प्लस वो भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन को कंसीडर करेंगे जिसके लिए हम लोग को ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, इसमें डायग्राम होता है और ग्राफ भी होता है, बट यहां पर वैसा ग्राफ होता है जिसको विदाउट ग्राफ पेपर बनाया जा सकता है। लेकिन ग्राफिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, केवल और केवल ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है, केवल और केवल ग्राफ बनाते हैं, और ये वैसा ग्राफ रहता है
जिसके लिए हमको एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी हमारा बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, इसलिए वी विल बी नीडिंग ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर इसके लिए तो पक्का पक्का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग को सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो उसमें हम लोग मीडियन का, मोड का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो जो मीडियन का ग्राफ बनता है वो ओगिव ग्राफ बनता है, ओगिव कर्व बनता है, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड मोर एक्यूरेट ग्राफ, ठीक है। वी विल बी नीडिंग ग्राफ पेपर। तो वहां हमको एक्यूरेसी चाहिए, तो हम लोग वहां पर ओगिव कर्व बनाते हैं, ठीक है। मोड में हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं, मोड में हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमको एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। तो सरल शब्दों में आप ऐसे समझो कि जहां पर डायग्राम प्रेजेंट करना हो और जहां पर ग्राफ प्रेजेंट करना हो विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, वहां पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आएगा। और जहां पर हम लोग को ग्राफ पेपर चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, बिना ग्राफ पेपर के हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, वैसे जगह के लिए हम लोग बोलेंगे ग्राफिक प्रेजेंटेशन। वैसे को अपने क्या बोलेंगे? ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे ये सब चीज को समझते हैं, ठीक है। हम लोग लाइन डायग्राम, लाइन चार्ट, हिस्टोरियाग्राम, ये सब चीजों को समझते हैं। कम टू द नोट्स। कम टू द नोट्स बच्चों, फोर्थ पेज में आइए। फोर्थ पेज में देखिए, सबसे पहला है लाइन डायग्राम, जिसको हम लोग लाइन चार्ट भी बोलते हैं और जिसको हम लोग हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए नोट्स में हमने आपको क्वेश्चन भी देके रखा है, ठीक है। पिछले 6 साल का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, ईयर 2015 से लेकर ईयर 2020 तक, ईयर 2015 से लेकर ईयर 2020 तक आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ है इन करोर्स, ठीक है। हम क्वेश्चन आप लोग के लिए बोर्ड पे लिख देते हैं। ये हम लोगों का y एक्सिस होता है, ये हम लोगों का x एक्सिस होता है, और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। तो x एक्सिस में हम लोग ईयर प्लॉट कर लेंगे और y एक्सिस में हम लोग एक्सपोर्ट टर्नओवर को प्लॉट कर लेंगे। ये हम लोगों का एक्सपोर्ट टर्नओवर है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, लाइन डायग्राम मतलब लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करो ना, पॉइंट प्लॉट कर दो, ठीक है। फिर लाइन हम लोग क्या करेंगे, स्केल से खींच लेंगे। देखो 2015 में 12 है, तो 2015 के बीच में, ठीक है, समवेयर बीच में 2015 ये जो आप लिखे हो इसके बीच में जाकर 12 यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो वहां एक डॉट दे दो। अभी एक बार पॉइंट डॉट प्लॉट कर देते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन से, स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, है ना, स्केल से खींच लेंगे। फिर 2016 में देखो 26 है, तो 2016 के बीच में जाओ और ये 20 और 30 के बीच से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 20 और 30 के बीच में तो 25 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर। देखो आप लोग तो इसको ना ग्राफ पेपर में कर रहा होगा, तो यू विल बी हैविंग, ठीक है, यू विल बी हैविंग
कि वहां पर वो ब्लॉक्स बनाया हुआ होगा जिसके हेल्प से आप आराम से प्लॉट कर पा रहे होंगे, है कि नहीं। तो ऑल्दो ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है इसके लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बिना ग्राफ के भी यहां पर प्लॉटिंग कर सकते हैं, पर हमने आपको ग्राफ पेपर इसीलिए बोला था कि ग्राफ कॉपी लेकर बैठना क्लास में, सो डैट कि आप उसके प्लॉटिंग को अच्छे से सीख सको, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप उसको ग्राफ कॉपी में लिखो, अगर ग्राफ कॉपी में नहीं लिख रहे हो तो कॉपी में ड्रॉ करो, और आपका जो कॉपी होगा वो तो रूलिंग कॉपी होगा, ठीक है, हिंदी वाला रूलर कॉपी होगा, तो उसमें भी आप देख सकते हो, जब आप प्लॉटिंग करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट 2017 में 32 है, तो 32 किस में आएगा, 30 और 40 के बीच में, लेकिन 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो 2017 के बीच में जाओ और समवेयर 30 और 40 के थोड़ा सा ऊपर में, 30 के थोड़ा सा ऊपर में। उसी तरह से 2080 48 है, तो ये ऊपर जाओ बीचों बीच से जाना है ना, और 40 to 50 के बीच में। फिर उसी तरीके से 2019 में 45 है, तो 40 और 50 के बीच में। 2020 में 40 है, तो इस तरीके से डॉट दे दिए। अब डॉट देने के बाद क्या करना है, सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना है। अब स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच लो, दिस इज योर हिस्टोरियाग्राम, दिस इज योर लाइन डायग्राम, लाइन चार्ट। आप नोट्स में भी देख सकते हो, हमने आपको ड्रॉ करके दिया है, आप नोट्स में भी देख सकते हो, हमने आपको ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। बार डायग्राम, यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके समझ लेते हैं ना बच्चों। बार डायग्राम में दो बातें आपको पढ़नी है, सिंगल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम, या फिर बोलो कंपाउंड बार डायग्राम। तो पहले हम लोग सिंगल बार डायग्राम के बारे में बात करते हैं इसी एग्जाम्पल से, ठीक है। देखो सिंगल बार डायग्राम में क्या होता है, देखो सिंगल बार डायग्राम में क्या होता है, पहले तो आप प्लॉटिंग दे दो ऐसे, ठीक है, कि 2015 का 12 कहां है, 16 का 26, 2017 का 32, इस तरीके से प्लॉटिंग दे दो। अब प्लॉटिंग देने के बाद हमको ना बिल्डिंग बनाना है। अब देखो बिल्डिंग कैसे बनेगा, 2015 को पूरा लेते हुए इस तरीके से। देखो लाइन डायग्राम में क्या किए थे, 2015 जो लिखे थे उसके 20 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे, लेकिन 2015 में क्या होगा, 2015 जितना स्पेस लिया उतना चौड़ाई का क्या कर दो, बिल्डिंग बना दो। और इसको कलरिंग कर दो। उसी तरीके से 2016 का आप लोग स्केल के हेल्प से आराम से बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली 2017 में भी ऐसे ही कर सकते हैं।
सेम 2018 में भी यही करना है। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। 2019 में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, 2020 में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इस तरीके से बिल्डिंग बनाकर बिल्डिंग को कलरिंग का काम कर दो। एंड दिस इज बार डायग्राम। अभी हाथ के हाथ हम लोग के साथ रिटर्न प्रैक्टिस कर लो बच्चों, बैठ के देखने से नहीं होगा। हाथ के हाथ मेरे साथ ड्रॉ कर लो, सो डैट कि आपको एक बार हैबिट हो जाए। उतना भी बुरा नहीं लग रहा है क्या? कॉन्सेप्ट को बस समझने पे फोकस करो बच्चों। चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, दो या दो से अधिक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे मान लो हम एक्सपोर्ट टर्नओवर बताए, अब इंपोर्ट टर्नओवर भी बता देते हैं। जैसे मान लो ये है 5, ये है 35, ये है 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब जैसे देखो एक्सपोर्ट 12 है, ठीक है, तो 10 के ऊपर एक छोटा सा डॉट दे दिए, और इंपोर्ट 5 है, तो 2015 का, ये जो 2015 जितना में फैला हुआ है बच्चों, 2015 ये जितना में फैला हुआ है, इसका आधा अब एक्सपोर्ट का बिल्डिंग होगा, आधा इंपोर्ट का बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो हाथ के हाथ बिल्डिंग ड्रॉ ही कर लो। तो हाफ बिल्डिंग ड्रॉ करना, ठीक है, और ये 5 है, तो एक छोटा सा बिल्डिंग और ड्रॉ करना। अब क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। ठीक है, तो जो कलर वाला पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्सपोर्ट को, और जो व्हाइट वाला बिल्डिंग है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंपोर्ट को। अब जैसे 26 एंड 35 है, तो ये जो
कलर वाला पोर्शन है ये एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी इंपोर्ट को कर रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, हमने आपको नोट्स में भी लिख के दिया है, नोट्स में भी हमने आपको बनाकर दिया है। और यहां पर हम बता देंगे कि ये एक्सपोर्ट के लिए है और ये इंपोर्ट के लिए। दिस इज आवर बार डायग्राम। कौन सा बार डायग्राम है ये? मल्टीपल बार डायग्राम है। वैसे इसका ही बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है बच्चों। और ये 20 है और इसको कलर कर देंगे। इसी तरीके से ये सब भी हो जाएगा। एंड दिस इज आवर मल्टीपल बार डायग्राम। तीसरा है पाई चार्ट, मेरा फेवरेट। पाई चार्ट तो मेरा फेवरेट हुआ करता था। जैसे आप लोग स्कूल लाइफ में सीखे थे पाई चार्ट बनाना, सेम वैसे ही बनाया जाता है। बस फर्क यहां पर यह है कि यहां पर डाटा को परसेंटेज में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे लिखते हैं, स्टूडेंट्स पास्ड विद डिवीजन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। मान लो फर्स्ट डिवीजन 30 बच्चे पास कर गए, सेकेंड डिवीजन 5, सेकेंड डिवीजन 15 और थर्ड डिवीजन 5, तो कुल मिलाकर 50 हो गए। अब इसको पाई चार्ट में बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशंस करना होता है। इसको पाई चार्ट में बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहले डिवीजन लिख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर ऑफ डाटा, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, 15, 5। सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 60%। 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 60%। 15 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 30%। और ये आ जाएगा 10%। कुल मिलाकर ये 100% हो गया, है कि नहीं? और इसको चूंकि आप प्रोटेक्टर का हेल्प लोगे तो यू विल बी नीडिंग व्हाट? एंगल। इसका डिग्री निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल डिग्री कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक सर्कल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हाफ 180 डिग्री होता है। तो वो सारा बेसिक्स बात तो आपको आता ही है। तो इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 360 इंटू 60 बाई 100, 360 इंटू 30 बाई 100, 360 इंटू 10 बाई 100। पूरा अच्छा खासा बचपन याद आ गया होगा कि ऐसा बचपन में हम लोग करते थे, है कि नहीं बच्चों? तो यह आएगा 216 डिग्री, 108 डिग्री और 36 डिग्री। और इसी को हम लोग को प्लॉट कर देना है। तो आप लोग का जो अस्त्र शस्त्र है, दैट इज कंपास, उससे सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद पेंसिल से हाफ कर दोगे इसको और फिर प्रोटेक्टर सेट करके 216 डिग्री प्लॉट कर लोगे।
है ना, 108 डिग्री प्लॉट कर लोगे, ऐसे ना प्रोटेक्टर रखते थे, तो ये 180 हो गया, फिर 216 जिधर आता था तो वहां एक क्या बोलते हैं प्लॉटिंग बिंदु दे देते थे, तो 216 डिग्री, 108 डिग्री, 36 डिग्री। तो जैसे मान लो ये आ रहा है 216 डिग्री, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आ रहा है 108 डिग्री, और ये पोर्शन आ रहा है 36 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया सेकंड डिवीजन, और ये हो गया थर्ड डिवीजन। हेल्प तो लिए प्रोटेक्टर का, पर इसको बोलेंगे 60%, इसको बोलेंगे 30%, और इसको बोलेंगे 10%। अच्छा, इसको व्हाइट रहने दो और इसको कुछ और प्लॉटिंग कर दो। और इसमें केवल ऐसे रहने दो, है कि नहीं। और फिर नीचे में लिख देंगे ये जो व्हाइट डब्बा है ये फर्स्ट डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इस तरीके का मार्किंग है ये सेकंड डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो केवल इस तरीके का मार्किंग है ये थर्ड डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बचपन में तो पाई चार्ट बनाते ही थे। अब आपका बचपन लौट आया। चलिए आगे मूव किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए। आज हम लोगों ने मोड ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन देखा, फिर टैबुलर प्रेजेंटेशन देखा, और तीसरा हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा। डायग्रामेटिक में हम लोगों ने लाइन डायग्राम या लाइन चार्ट बोलो या हिस्टोरियाग्राम बोलो वो सीख लिए। फिर हम लोग बार डायग्राम में मल्टीपल और सिंगल दोनों सीख लिए, और तीसरा हम लोग पाई चार्ट भी सीख लिए। अब हम लोग को चौथा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन सीखना है बच्चों, जिसका नाम है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन में सबसे पहला क्या है, हिस्टोग्राम। तो आइए हिस्टोग्राम सीखते हैं। नोट्स में जो एग्जाम्पल दिया हुआ आप उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, हम आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल देके भी करवा देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। सपोज करो 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 5, 10, 20, 12, 9 इस तरीके का है। सदा बच्चों जब हम लोग मोड पढ़ेंगे ना तो हिस्टोग्राम निकालना, हिस्टोग्राम के हेल्प से मोड निकालना वहां पर भी सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ होता है, और उस समय इसी हिस्टोग्राम के हेल्प से हम लोग मोड निकालना भी सीखेंगे। तो मार्क्स को आप एक्स एक्सिस में लिख लो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग वाई एक्सिस में लिख लेते हैं। हाईएस्ट तो बीसी है और लोवेस्ट 5 है। तो देखो क्या है 0 to 10 5। तो देखो ये 0 to 10 है
ये हो गया 0 to 10 5। फिर 10 to 20 में कितना है? 10 है, तो ये हो गया 10 to 20 में 10। देख रहे हो? 20 to 30 में 20 है, तो ये 20 to 30 में बिल्डिंग बनाना है। 30 to 40 में 12 है, 40 to 50 में 9 है, तो दिस इज व्हाट? हिस्टोग्राम। दिस इज हिस्टोग्राम। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फर्क था? हिस्टोग्राम में देखो सब चिपक चिपक के है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और जो हमारा क्या बोलते हैं बार डायग्राम था, उसमें गैपिंग था, है कि नहीं? तो ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये प्लॉटिंग कर दी। दिस इज आवर हिस्टोग्राम। जल्दी से ड्रॉ कर लो बच्चों। दूसरे नंबर पे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें बस क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा फर्क क्या है, प्लॉटिंग तो ऐसे हिस्टोग्राम जैसे ही होगा, ठीक है। अब सबका मिड पॉइंट में ना डॉट दे दो, ठीक है, सबके मिड में डॉट दे दो, और ये सारे डॉट को आपस में कनेक्ट कर दो स्केल के हेल्प से। तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब हिस्टोग्राम जैसा प्लॉटिंग किए पहले, है ना, पहले बिल्डिंग बना लिए, और फिर सारे बिल्डिंग का जो बीच वाला पॉइंट है, मिडिल पॉइंट में डॉट दो और सबको लाइन से मिला दो, बस हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद हम लोग को ओगिव देखना है, और ओगिव के बाद लाइन ग्राफ देखना है। आइए ओगिव देखते हैं।
ओगिव में दो था, लेस देन और मोर देन। लेस देन ओगिव कर्व, मोर देन ओगिव कर्व, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेस देन वाला देखते हैं। तो देखो लेस देन 10 कितना है 5, तो 5 में एक डॉट डालो। फिर लेस देन 20 में कितना है 15, तो 15 में एक डॉट डालो। लेस देन 30 में कितना है 22, तो 22 में एक डॉट डालो। लेस देन 40 में कितना है 28, 28 में एक डॉट डालो। और लेस देन 50 में कितना है 35, इस तरीके से डॉट पुट कर दो और ये सारे डॉट को आपस में कनेक्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ स्केल। ऐसे तो फ्री हैंड करना होता है, पर स्केल से करो। तो ये जो ग्राफ अपवर्ड की तो और जा रहा है, ये जो ग्राफ अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इसी को बोला जाता है लेस देन। ठीक है, इट इज हैविंग अपवर्ड कर्व, ये अपवर्ड की ओर जा रहा है। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये मार्क्स है। तो ये ओगिव लेस देन हो गया। कॉपी कर लीजिए।
चलो बच्चों, अब मोर देन सीखते हैं। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। मान लो इसमें 25 बच्चे, यहां 22 बच्चे, यहां 17 बच्चे, यहां 7 बच्चे। अब कैसा स्लोप बनेगा? तो देखो 0 पे 25 है, तो ये 25 में यहां पर एक डॉट दे दो। फिर 10 पे 22 है, तो 10 के ऊपर एक, 22 के ऊपर डॉट दे दो। 20 के ऊपर 17 है, 17 के ऊपर एक डॉट दे दो। 30 के ऊपर 7 है, 7 पे एक डॉट दे दो। ठीक है, और मान लो मोर देन 40 में 3 है, तो एक 3 में डॉट दे दो। और ये सारे डॉट को करना तो फ्री हैंड रहता है, लेकिन आप स्किल से करोगे कनेक्ट। ठीक है, तो देख रहे हो ये जो कर्व आ रहा है ये डाउनवर्ड आ रहा है। इट इज हैविंग डाउनवर्ड कर्व। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ओगिव, मोर देन ओगिव कर्व। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। अब आइए लाइन ग्राफ सीखते हैं। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है। लाइन ग्राफ में भी दो बातें होती है, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है टू लाइन। पहले सिंगल लाइन ग्राफ सीखते हैं, फिर टू लाइन ग्राफ यानी बैलेंस ग्राफ सीखेंगे। अब देखो 0 से 10 के बीच में कितना है? 5। तो देखो 0 से 10 के बीच में प्लॉट करना। ठीक है, 0 से 10 के बीच में जाना, यहां पर 5 में प्लॉट कर देना। ठीक है, 0 से 10 के बीच में। फिर 10 से 20 के बीच में कितना है? 10। तो 10 से 20 के बीच में जाकर 10 में प्लॉटिंग कर देना, है ना।
20 to 30 के बीच में 7 है, 7 में जाके प्लॉटिंग कर दो। 30 to 40 के बीच में 20 है, तो 30 के 40 में जाकर 20 में प्लॉटिंग कर दो। 40 to 50 में 8 है, 8 में प्लॉटिंग कर दो। और अगेन सारे को स्केल से मिला दो। तो यह कहलाता है सिंगल लाइन ग्राफ। यह कहलाता है सिंगल लाइन ग्राफ। अब आइए देखते हैं टू लाइन ग्राफ। टू लाइन ग्राफ बोलो या फिर बैलेंस ग्राफ बोलो, एक ही बात है। बैलेंस लाइन ग्राफ। ये हो गया बच्चों हम लोग का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें से नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। जैसे मान लो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट 4 है, फीमेल 1 है। इसमें मान लो ये 7 है, ये 3 है, ठीक है। इसमें मान लो ये 6, इसमें 5 है और इसमें 2 है, ठीक है। इसमें मान लो 14 है, इसमें 6 है। इसमें मान लो 3 है, इसमें 5 है। अब हमको प्लॉटिंग करना है। तो अब देखा जाए दो डाटा हो गया, मेल स्टूडेंट का और फीमेल स्टूडेंट का। तो पहले मेल स्टूडेंट का करते हैं। 4 है तो पहले 4 पे एक डॉट दे दो, फिर 7 है, फिर 7 में एक डॉट दे दो, फिर 25 है, फिर 5 पे एक डॉट दे दो, फिर 6 पे एक डॉट दे दो, फिर एक 3 पे डॉट दे दो और फिर सारे डॉट को आपस में कनेक्ट कर दो। तो ये कहलाता है टू लाइन ग्राफ। अभी एक प्लॉटिंग हुआ है, दूसरा भी प्लॉटिंग करना है। अब जैसे फीमेल में 1 है, ठीक है, तो यहां 1 में एक प्लॉटिंग करो, फिर 3 है तो फिर 3 में प्लॉटिंग करो, फिर 2 है तो 2 में प्लॉटिंग करो, है ना। फिर 14 है, फिर 5 है, ठीक है। और इसको जब कनेक्ट करोगे तो डॉटेड लाइन से करना, ठीक है। इस तरीके से यहां लिख देंगे भाई ये वाला मेल है और ये जो डॉटेड लाइन है ये फीमेल है। मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये है बच्चों आपका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय किए हो। और हम लोगों का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।